तो स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वेलकम कहते हैं जी। इसके बाद मैंने बताया था कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ग्रामर के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जैसा कि मैंने आपके सामने ये राइट किए हुए हैं। सबसे पहले जेरेंड एंड पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, कंडीशनल सेंटेंसेस, क्लॉजेज, काइंड्स ऑफ एडवर्ब, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, सिमिली, मेटाफोर, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ये कुछ 8-9 टॉपिक्स बनते हैं, इनको हम बारी बारी इधर स्टडी करते जाएंगे। ठीक है जी। पहले मैंने लिखा हुआ है जेरेंड एंड पार्टिसिपल। बेटा पहले इन दोनों में सिमिलैरिटी देखते हैं। सिमिलैरिटी ये है कि दोनों आईएनजी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, ये दोनों आईएनजी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब होते हैं, मतलब मेन वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है वो होते हैं ये। लेकिन अब इसमें डिफरेंस क्या है? ये आईएनजी फॉर्म एक्ट लाइक अ नाउन, एक्ट लाइक अ नाउन। कैसे पता चलेगा ये आईएनजी फॉर्म नाउन की तरह एक्ट कर रही है? बेटा नाउन हमारे ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, यहां एसवीओ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह हमारा नाउन आ सकता है। तो हम ये कह सकते हैं इफ द आईएनजी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इज प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, वी कैन से दैट इट इज जेरेंड। मैंने क्या बताया है? इफ आईएनजी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब that is acting like a noun is present at the place of subject or object, that is called gerund। इसी तरह अब पार्टिसिपल ये भी आईएनजी फॉर्म होती है, लेकिन इसके कंपैरिजन में जहां ये नाउन की तरह एक्ट करती है वहां ये नाउन को क्वालिफाई करती है। नाउन को क्या करती है? क्वालिफाई, मतलब नाउन की क्वालिटी बयान करती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल I like swimming। अब स्विमिंग मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और मौजूद कहां है? ऑब्जेक्ट की जगह। किसकी तरह एक्ट कर रही है जी? नाउन की तरह। तो ये यहां स्विमिंग क्या होगा? जेरेंड होगा। लेकिन यहां जब पार्टिसिपल की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? I saw a flying bird। अब यहां आईएनजी फॉर्म तो है, लेकिन वो आईएनजी फॉर्म क्या कर रही है? इस नाउन जो कि बर्ड है उसकी क्वालिटी को बयान कर रही है, क्योंकि उड़ना परिंदे की क्वालिटी है तो उसको बयान कर रही है। दोनों में डिफरेंस समझ लें। बहुत से स्टूडेंट्स इसको मिक्सअप करके एमसीक्यूज को गलत कर देते हैं। ये नाउन की तरह एक्ट करेगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह मौजूद होगी आईएनजी फॉर्म। यहाँ जो आईएनजी फॉर्म होगी वो क्या कर रही होगी? वो क्लियरली इंडिकेशन होगी कि वो नाउन को क्वालिफाई कर रही है। तो ये बेटा हमारा है जेरेंड और पार्टिसिपल। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसको वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा इसको एक दफा कर लीजिएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव बेटा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ verb with to or without to। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और फर्स्ट फॉर्म की भी आगे बेस फॉर्म होगी। मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि ये एस और बेस के तौर पर इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो उसके साथ कभी टू लगा होगा या टू नहीं लगा होगा। बेटा इन्फिनेटिव की पहचान ये है कि हमें अगर सब्जेक्ट के बाद फौरन हमारा मेन वर्ब मिल गया है और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट से पहले या ऑब्जेक्ट के मोस्टली ऑब्जेक्ट के बाद ही हमें टू या टू के साथ या टू के बगैर मेन वर्ब की बेस फॉर्म नजर आ जाए। हमारे 9th क्लास के चैप्टर नंबर 9 में ऑल इज नॉट लॉस्ट, पैराग्राफ नंबर 2 लाइन नंबर 5, उसमें बेटा लिखती है कि आई आस्क्ड हर सिस्टर कम एंड टॉक टू हर। मैंने उसकी बहन को भी बुलाया गया था। आई आस्क्ड, अब आई आस्क्ड हमें मेन वर्ब मिल गया। आई आस्क्ड हमें मेन वर्ब मिल गया। हर सिस्टर कम एंड टॉक टू हर। अब यहां कम मेन वर्ब की बेस फॉर्म है एंड टॉक भी मेन वर्ब की बेस फॉर्म है, तो लिहाजा यहां दोनों कम और टॉक दोनों यहां क्या है? इन्फिनिटिव है। तो कॉन्सेप्ट इसका यही है कि बेस फॉर्म ऑफ मेन वर्ब
विद टू और विदाउट टू। इसकी पहचान करने के लिए हम देखेंगे, अगर ऑलरेडी हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब मिल गया है तो ऑब्जेक्ट के बाद दोबारा अगर हमें मेन वर्ब की बेस फॉर्म टू या टू के साथ नजर आ रही है तो क्या कहेंगे, ये इन्फिनेटिव होगा। नेक्स्ट नंबर 3, कंडीशनल सेंटेंसेस। बेटा ये कंडीशनल सेंटेंसेस दो क्लॉजेस पर मुश्तमिल होते हैं, एक को बोलते हैं इफ क्लॉज और दूसरे को मेन क्लॉज। अब इसकी 3 टाइप है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। अब ये टाइप्स किस बेस पे कैटेगराइज की गई हैं? बेटा इनमें इस्तेमाल होने वाले टेंसेस की कहते हैं। बेटा पहली क्लॉज होती है इफ क्लॉज और दूसरी क्लॉज होती है मेन क्लॉज। इफ क्लॉज इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके साथ इफ होता है। मेन क्लॉज होती है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, ठीक है जी। अगर इफ क्लॉज में फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट हो और मेन क्लॉज में विल या शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म हो, विल या शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म हो तो हम कहेंगे ये टाइप 1 है। क्या है, ये टाइप 1 है, ठीक है जी। इफ यू लाइक आई शैल गिव यू अ बाइक फॉर ड्राइविंग, ठीक है। जिस तरह इफ यू लाइक, अब फर्स्ट फॉर्म आई है बेटा पहली क्लॉज में, और आई शैल गिव यू, ठीक है। शैल और गिव फर्स्ट फॉर्म विल शैल के साथ मेन क्लॉज में आ गई। जब इसकी टाइप 2 की बात करते हैं तो बेटा इफ क्लॉज में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनेट, और मेन क्लॉज में बेटा वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। ये फॉर्मूलाज हैं, इनको आपको ऐसा क्रैम करना पड़ेगा। और टाइप 3 की बात करें तो मेन वर्ब की इसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म इफ क्लॉज में, और जो मेन क्लॉज होती है उसमें वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, ठीक है। ये कंडीशनल है। इफ क्लॉज में फर्स्ट फॉर्म आगे विल शैल फर्स्ट फॉर्म तो ये टाइप 1, इफ क्लॉज में सेकंड फॉर्म आगे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ये सेकंड टाइप, और हैड प्लस थर्ड फॉर्म और आगे वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म तो ये थर्ड क्लॉज होगी, थर्ड टाइप होगी बेटा कंडीशनल। इसके बाद हमारा क्लॉजेस का टॉपिक, एडवर्ब और प्रोनाउन का टॉपिक। ये 3 थोड़े से लेंथी से हैं, ठीक है। इनको हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले ये सिमिली और मेटाफॉर, दो छोटे छोटे इनको देख लें बेटा। सिमिली एंड मेटाफॉर ये दोनों कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होते हैं, दोनों कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होते हैं। सिर्फ इनमें सिमिलरिटी यही है कि दोनों कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? सिमिली में 2 वर्ड इस्तेमाल होते हैं, एज और लाइक, लेकिन इसमें कोई ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल नहीं होते। बेसिकली इसमें किसी नॉन लिविंग की क्वालिटी लिविंग को दी जाती है। जैसे कहते हैं ना, अक्सर माँ कहती मेरा बेटा चांद की तरह खूबसूरत है, वहाँ हम एज और लाइक का इस्तेमाल करते हैं, वो सिमिली है। जब कह देते मेरा बेटा चांद है, ठीक है, तो वो मेटाफर है, क्योंकि इसमें ना तो एज और लाइक का वर्ड इस्तेमाल हुआ है और इसको एज सच नॉन लिविंग की क्वालिटी को लिविंग को दे दिया गया है, ठीक है जी। ये हो गया सिमिली और मेटाफर। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन बेसिकली ये ऐसे नाउन हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, उनको एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, और जिनको टच कर सकते हैं वो मटेरियल है। फॉर एग्जांपल ये किसी कैफियत का नाम भी हो सकता है, जैसे कि लव, हेट, ऑनेस्टी। हमारी रिव्यू में एक अच्छा एमसीक्यूज है, वेलर इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एग्जाम में आता होता है वेलर इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। उसके अलावा जो मटेरियल नाउन है जिनको हम टच कर सकते हैं, जैसे कि सीमेंट, ब्रिक, चेयर, पेन एटसेट्रा, ऐसी चीजें जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती हैं। इसके ये भी डिफरेंस के लिए ये पॉइंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, द थिंग्स दैट डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस वी कैन से दैट दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, व्हाइल ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट द मटेरियल नाउन वी कैन से दैट दोज थिंग्स दैट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड मटेरियल नाउन। तो होप सो आपको इन दोनों की डेफिनेशन समझ आ गई, ठीक है जी। ठीक है जी, हमारे ये दोनों टॉपिक्स भी हो गए जी। उसके बाद हमारे अब मैं एक आपको इस वीडियो में कुछ प्रेपोजिशन बताता हूँ। इसके अलावा ये जो हमारे नेक्स्ट 4 टॉपिक्स हैं, एक तो ये स्टार लगा रहा हूँ जिनमें क्लॉज, एडवर्ब की टाइप,
प्रोनाउन की टाइप और ये जो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, ठीक है, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ प्रेपोजिशन बता दूं। अलोंग के साथ विद आता है, फेथ इन होता है, ऑपरेट अपॉन होता है, ग्लैड एट होता है, बाय द वॉच, माय इट इज़ 3 o'clock बाय द वॉच, सर्च फॉर होता है और वेट फॉर होता है, ठीक है। इसी तरह अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्लॉजेस और काइंड्स ऑफ एडवर्ब और प्रोनाउन की टाइप, साथ ही हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस को देखें। बिकॉज ये 4 थोड़े से समझाने वाले डिटेल में टॉपिक हैं, तो वीडियो ज़्यादा लेंथी होने की वजह से मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं इसको 2 पार्ट्स में शिफ्ट कर दूं। मतलब पहला पार्ट हमारा पहले हो गया है, उसके बाद पार्ट बी ये हो जाएगा जो अभी मैंने करवाया। इसके अलावा पार्ट सी में हम लोग काइंड्स ऑफ एडवर्ब, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन और जिसमें काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस और क्लॉजेस के टॉपिक को कवर करेंगे।